हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट एमपी सेट का जो पेपर फर्स्ट होता है वो तैयारी कर रहे हैं। यूनिट 2 हमारा चल रहा है, शोध अभिवृत्ति अभिक्षमता, जिसको रिसर्च एप्टीट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। और यूनिट 2 में आज हमारी ये थ्योरी की लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम और भी थ्योरी क्लासेस ले चुके हैं। इसके बाद हम जो भी इसके एमसीक्यूज़ हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे, वन लाइनर भी देखेंगे एक बार। ठीक है, तो आज हमारी ये जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हमें फर्स्ट जो हमारी यूनिट है सेक्शन अभिवृत्ति की वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आप नए आए हैं चैनल पे, तो उनको ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, जो नए पुराने देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों लगता है आपको कि मतलब आपके एक सब्सक्राइब से किसी का बहुत ज़्यादा कुछ भला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है अभी तो कि क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है अंदर से, मतलब खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ताकि हम आगे और भी मेहनत कर सकें। उसके लिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसा सब्सक्राइब लाइक तो आपको करना ही चाहिए। और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो एक दो बच्चों को। अगर आप डेली करेंगे तो काफ़ी हमारा जो कारवां है वो बढ़ता चला जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अनुसंधान नैतिकता। अनुसंधान नैतिकता अनुसंधान के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। जब हम नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो हमें सही और गलत के बीच भेद करने वाले नियमों के बारे में याद आता है, या उनके बारे में ही हम सोचते हैं। ठीक है, नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच का भेद। अनुसंधान नैतिक तभी होगा जब उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित होगी। ठीक है, अनुसंधान जब ही क्या होता है नैतिक हो सकता है जो जहाँ से हमें उसके बारे में जो स्रोत मिला है, किसी ने अगर हमें बताया है या किसी के द्वारा हमें समस्या का पता चला है, तो वो सामने वाला उसको गोपनीय रख सके, तभी अनुसंधान नैतिक हो सकता है। शोध नैतिकता को बेहतर करने हेतु शोधार्थी को ही शोध समस्या सौंपनी चाहिए। आगे देखते हैं अनुसंधान के नैतिक मूल्य और सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक आंकड़ों, परिणाम तथा विधियों के साथ प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। यह अनुसंधान का नैतिक मूल्य होता है कि उसके लिए ईमानदारी पूर्वक आंकड़े, परिणाम और विधियों के साथ में प्रकाशन स्थिति की रिपोर्ट तैयार करें। अनुसंधान में किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह में भ्रांत धारणा से बचना चाहिए। कोई भी पूर्वाग्रह उसके अंदर नहीं आना चाहिए। शोध नैतिकता में व्यक्ति परकता को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि इसमें जो व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं, मतलब व्यक्तिगत किसी लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचा जाता। अनुसंधान प्रक्रिया में गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से कार्य करना चाहिए। ठीक है, अनुसंधान प्रक्रिया जो होती है उसमें एकदम अच्छे से सीरियस होके और पूरा केयरफुल होके काम करना पड़ता है। पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकारों का सम्मान करना चाहिए। अनुसंधान मानवीयता के गुणों से परिपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें मानवीयता के भी गुण होने चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। और अनुसंधान कार्य भविष्य के लिए उपयोगी होता है। अनुसंधान मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करता है। जो अनुसंधान होता है वो मानव गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का भी सम्मान करता है। आगे देखते हैं अनुसंधान लेख के अनिवार्य तत्व। जो अनुसंधान लेख होता है तो उसके कुछ अनिवार्य तत्व होते हैं जिनको यहाँ पर रखा जाता है। अनुसंधान लेख में एक परिकल्पना और एक प्रस्तावित प्रश्न शामिल होना चाहिए। अनुसंधान जो लेख होता है उसमें विषयों का विवरण शामिल होना चाहिए, निष्कर्ष शामिल होना चाहिए, आगामी अनुसंधान के लिए सुझाव होने चाहिए और संदर्भों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ अनिवार्य तत्व हैं अनुसंधान लेख के। जब अनुसंधान लेख लिखा जाता है तो इन सारे जो तत्व हैं उनका ध्यान रखा जाता है। आगे देखते हैं अनुसंधान लेख में किस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। त्रुटियों का मतलब आप समझते हैं, जो मिस्टेक हैं, गलतियां हैं, वो नहीं होनी चाहिए। तो किस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहिए? अनुसंधान जो लेख होते हैं उनमें समाचार पत्रों के लेख नहीं होने चाहिए। ठीक है, समाचार पत्रों की कॉपी उसमें नहीं करनी चाहिए। अनुमान आधारित दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। संपादकीय लेख भी नहीं होने चाहिए।
किसी पुस्तक या प्रशिक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी कल से। किसी पुस्तक या प्रशिक्षण की समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान लेख में सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनुसंधान लेख जब हम लिखते हैं तो उसमें सलाह देने वाले कॉलम नहीं होने चाहिए। अनुसंधान पत्र में शोधकर्ता द्वारा तथ्यों एवं विचारों को मिश्रित नहीं करना चाहिए। जो अनुसंधान पत्र होते हैं उनमें शोधकर्ता के द्वारा तथ्यों और विचारों को मिश्रित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अनुसंधान पत्र का स्तर गिर जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कार्यशाला। कुछ जो अनुसंधान होता है उनसे संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ सम्मेलन है, परिसंवाद हो गया, संवाद, वाद विवाद, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्यशाला। कार्यशाला को क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक सतत क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कार्यशाला जो होती है, कार्यशाला प्रयोगशाला जहाँ पर रह करके मतलब कार्य किया जाता है, क्रियाएं की जाती हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए होता है ये। क्रियात्मक कौशलों के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक सतत क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार शोधकर्ताओं से क्रियात्मक कार्य संपन्न कराया जाता है, साथ ही उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कार्यशाला शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी क्षेत्र में होता है। अभियांत्रिकी मीन्स होता है इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यशाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। कार्यशाला में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन होते हैं, तो इसमें देख लेते हैं। कार्यशाला में जो व्यक्ति भाग लेते हैं, संचालक, आयोजक, विषय विशेषज्ञ और सहभागी। ठीक है, संचालक होता है, एक आयोजक होता है, विषय विशेषज्ञ होता है और सहभागी होता है इसके अंदर। कार्यशाला की विशेषताएं: अनुसंधान अथवा शोधों के व्यवहारिक उपयोगों की संभावनाओं की खोज करना, ये कार्यशाला की विशेषता होती है। नवीन अवधारणाओं एवं उपागम के दृष्टिकोण से परिचित होना और उनका मूल्यांकन करना। ठीक है, नवीन अवधारणाओं एवं उपागम के दृष्टिकोण से परिचित होना और उनका मूल्यांकन करना। शोध संबंधी उच्च ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। कार्यशालाएं प्रशिक्षण अथवा अनुभव प्रदान करने हेतु आयोजित की जाती हैं। इनका एक समय होता है, मतलब 3 दिन से लेकर के 7-10 दिन तक का इसका समय होता है। कार्यशालाएं लगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं संगोष्ठी और विचार गोष्ठी। संगोष्ठी और विचार गोष्ठी क्या होती है, तो संगोष्ठी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शोधकर्ताओं के चिंतन स्तर को सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था की ओर ले जाती है। यानी कि जो संगोष्ठी होती है वो शोधकर्ताओं के चिंतन स्तर को सुषुप्त का मतलब होता है जड़ अवस्था से लेकर के जागृत चेतना अवस्था की ओर ले जाती है। इसके द्वारा मनुष्य की उच्च क्रिया शक्तियों का पोषण किया जाता है तथा उसे चिंतन की नई दिशा की ओर उन्मुख किया जाता है। ठीक है, संगोष्ठी की प्रक्रिया क्या होती है। संगोष्ठी हेतु किसी प्रकरण या विषय का चयन किया जाता है। पहले ही कोई प्रकरण या विषय चुन लिया जाता है संगोष्ठी के लिए। संगोष्ठी का प्रकरण पूर्व नियोजित होता है। प्रकरण प्रपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति वक्ता कहलाता है। ठीक है, जो प्रकरण प्रपत्र तैयार करता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वक्ता बोलते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाले को वक्ता कहा जाता है। विभिन्न संस्थाओं से व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रकरण की प्रमुख विषय वस्तु सभी को पहले ही बता दी जाती है, जिससे संप्रेषण और विषय वस्तु के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। संचालन प्रक्रिया अध्यक्ष निर्धारित होता है। ठीक है, जो संचालन प्रक्रिया होती है वो अध्यक्ष निर्धारित करता है। उसके बाद अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करता है। प्रकरण तथा वाद विवादों के निष्कर्ष को भी प्रकाशित किया जाता है। तो ये जो संगोष्ठी होती है उनकी कुछ विशेषताएं, इनको याद रख लेना। संगोष्ठी के 4 प्रकार होते हैं। लघु संगोष्ठी यानी कि मिनी सेमिनार होता है जो कि कक्षा स्तर पर जिसका आयोजन किया जाता है। मुख्य या बड़ी संगोष्ठी जो कि किसी संस्था के द्वारा, ठीक है, संस्था या विभाग के द्वारा जिसको आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय संगोष्ठी का मतलब आप समझते होंगे देश से होता है। राष्ट्रीय का मतलब होता है देश, नेशनल। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, जो कि विदेशों तक के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। तो इसका आपको याद रखना है अच्छे से।
ठीक है, ये संगोष्ठी के 4 प्रकार याद रख लेना। संगोष्ठी की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो जो संगोष्ठी होती है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। उच्च चिंतन का विकास होना, स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलना। उच्च चिंतन का विकास होना या स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिलता है इसके द्वारा। सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास, प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास। ठीक है, प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने की क्षमताओं का विकास होता है। वाद विवाद संबंधी कौशलों का विकास, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, आलोचनात्मक चिंतन प्रक्रिया का विकास। तो इतने सारे जो विकास हैं वो किसके द्वारा होते हैं? संगोष्ठी के द्वारा होते हैं। इनका भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। संगोष्ठी की अवधि सामान्यतः 90 मिनट से 3 घंटे तक की होती है, जबकि कार्यशाला दीर्घ अवधि की होती है जो 3 दिनों से 10 दिनों तक चलती है। ठीक है, 10 दिन तक चल सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा नहीं होती कार्यशालाओं की जो अवधि होती है। ठीक है, सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। सम्मेलन एक औपचारिक बैठक को संदर्भित करता है। सम्मेलन बहुत सुने होंगे अपने, रियो सम्मेलन है ना, बोए सम्मेलन, और ऐसे टोयोटा सम्मेलन, बहुत सारे सम्मेलनों के नाम सुने होंगे। सुनते रहते हैं कि फलां प्रधानमंत्री आ रहा है उस सम्मेलन के लिए, यहाँ से मोदी जी जा रहे हैं उस सम्मेलन के लिए, सम्मेलन में भाग लेने के लिए या कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सम्मेलन क्या होता है? औपचारिक बैठक होती है एक प्रकार की, जहाँ पर प्रतिभागी विभिन्न विषयों पर सूचनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह एक बड़े प्रकार की बड़े समूह की सभा होती है। ठीक है, ये व्यापक स्तर की सभा होती है जहाँ पर सदस्य आपस में विचारों का आदान प्रदान एवं अपने ज्ञान का संग्रहण करते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिगम के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, जो सम्मेलन है ना वो बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन के लिए भी उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। सम्मेलन किया जाता है बड़े बड़े बच्चों का भी। सम्मेलन के 3 प्रकार होते हैं। क्षेत्रीय सम्मेलन जो क्षेत्र में ही किया जाता है, और राष्ट्रीय सम्मेलन जो पूरे देश के स्तर पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो विदेशों तक किया जाता है। ठीक है, बाहर के लोग जिसमें शामिल होते हैं। सम्मेलन के लाभ क्या होते हैं? स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है, विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों से संवाद का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें विशेषज्ञ और जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं, उनसे भी संवाद करने का अवसर मिलता है। कार्य करने के नए तरीकों में कौशल का विकास होता है। संयम, धैर्य, कार्य कुशलता तथा सहनशीलता जैसे गुणों का भी विकास होता है। ठीक है, सम्मेलन के द्वारा संयम, धैर्य, कार्य कुशलता और सहनशीलता जैसे गुण भी विकसित होते हैं। अनुसंधान संबंधी समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का स्पष्ट निरूपण होता है। अनुसंधान संबंधी अगर कोई समस्या होती है तो उसके भी प्रत्येक पक्ष को यहाँ पर स्पष्ट निरूपण हो जाता है। परिसंवाद देख लेते हैं। सिंपोजियम, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले परिसंवाद या सिंपोजियम का जो अर्थ होता है वो होता है बौद्धिक चिंतन या फिर बौद्धिक मतलब संपदा। ठीक है, सिंपोजियम का मतलब होता है तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में किसी बात या विषय आदि के संबंध में होने वाले तर्क संगत या विचारपूर्ण वाद विवाद को कहा जाता है। ठीक है, परिसंवाद क्या होता है? 2 भी लोग भी हो सकते हैं, 2 से अधिक लोगों के बीच में जब वाद विवाद होता है तो उसको परिसंवाद कहा जाता है। परिसंवाद के द्वारा कोई व्यक्ति सामूहिक स्थिति में किस प्रकार दूसरों से विचारों का आदान प्रदान कर पाता है, इसी क्षमता को आंका जाता है। ठीक है, निर्णय लेने की एक ऐसी सर्वोत्तम तकनीक है जिससे अधिकांश लोग निर्णय के पक्ष में ही मतदान करते हैं। तो शोध प्रबंध लेखन, इसकी विशेषताएं और थोड़ा सा प्रारूप भी देख लेते हैं। शोध प्रबंध लेखन एक ऐसी विधा होती है जो शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित, संकलित एवं सुसंगठित करती है। ठीक है, शोध प्रबंध लेखन एक ऐसी विधा होती है जो कि शोध के संपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करती है, संकलित करती है और सुसंगठित करती है। यह लेखन किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान कोश की अवधारणा को सरल शब्दों में स्पष्ट करके अन्य शोधकर्ताओं का अनावश्यक समय नष्ट होने से भी बचाता है। ज्ञान कोश की अवधारणा को इस सरल शब्दों में स्पष्ट कर देती है, और जो दूसरे शोधकर्ता अगर उसी विषय पर कुछ शोध करेंगे तो उनका जो ज़्यादा समय होगा वो वेस्ट नहीं होगा। किसी भी शोध प्रबंध लेखन के प्रारूप को निम्नलिखित रूपरेखा के द्वारा
दर्शाया जाता है। तो थोड़ी सी रूपरेखा हम यहाँ पर देख लेते हैं, एक मतलब इमेज के माध्यम से। मैंने यहाँ पर इसको टाइप नहीं किया था, काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आई होप आपको दिख जाएगा, और नहीं भी दिखेगा तो जो मैं बोलूँगी उसको समझ लेना, ठीक है। शोध प्रबंध लेखन का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में मुख्यतः 3 आधारों पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसके 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो प्रथम भाग होता है, मूल भाग जिसे बोलते हैं, इसमें प्राथमिकताएं रखी जाती हैं। मुख्य पृष्ठ यानी कि इसका टाइटल पेज, अनुमोदन पत्र यानी कि अप्रूवल लेटर, विषय वस्तु सारणी टेबल ऑफ कंटेंट, प्राक कथन यानी कि प्रिफेस, और तालिका सूची लिस्ट ऑफ टेबल, ठीक है। इसमें प्राथमिकताएं होती हैं। इसका प्रथम भाग है तालिका सूची, और इसके बाद होता है ग्राफ, चित्र और तालिका, ठीक है। ग्राफ, चित्र और तालिका, लिस्ट ऑफ ग्राफ एंड फिगर, और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसके बाद निष्कर्ष, सारांश यानी कि कंक्लूजन एंड समरी, ठीक है। कंक्लूजन या फिर समरी, इस पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय जो भाग होता है शोध प्रबंध लेखन का, उसमें प्रमुख भाग द्वितीय भाग ही कहा जाता है। इसको प्रमुख भाग होता है ये। इसमें सबसे पहले होती है भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है। संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण क्या होता है? रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। शोध अभिकल्प यानी कि रिसर्च डिजाइन, प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचना यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये प्रदत्त विश्लेषण एवं विवेचना होता है। इसके बाद शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, ठीक है। शोध उपलब्धियां, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, ये रिसर्च अचीवमेंट, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये प्रमुख भाग में आती हैं सारी चीज़ें। सुझाव एवं संस्तुति यानी कि सजेशन एंड रिकमेंडेशन, ये होते हैं सुझाव एवं संस्तुति, इसका लास्ट चरण होता है। तृतीय भाग जो होता है उसमें संदर्भ ग्रंथ सूची एवं अनुक्रमणिका, ठीक है। अनुक्रमणिका इंडेक्स को बोलते हैं। देख लेते हैं आगे। संदर्भ ग्रंथ सूची यानी कि रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, परिशिष्ट, अपेंडिक्स, और अनुक्रमणिका होता है इंडेक्स, ठीक है। आगे आपके समझ में ये शोध प्रबंध लेखन का भाग होता है, यानी कि अब इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में रख करके अध्ययन करते हैं, वो हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया हो तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। आगे हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। शोध प्रबंध लेखन का प्रारूप। शोध प्रबंध का लेखन कार्य सृजनात्मक रूप से होना चाहिए। जो शोध प्रबंध लेखन का कार्य होता है वो एकदम अच्छे से होना चाहिए। जैसे सर्जन होते हैं ना, बिल्कुल एकदम पूरा केयरफुल होके उनका काम करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे ही शोध प्रबंध लेखन का बिल्कुल कार्य एकदम सर्जनों के जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट और सरल हो। शोध लेखन में शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचारों का क्षेत्र बहुत कम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शोध लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शोध प्रबंध लेखन में आदि से अंत तक की क्रियाओं को एक प्रवाह में प्रस्तुत करना चाहिए। आदि से अंत यानी कि शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको एक प्रवाह में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। इसकी जो भाषा है वो प्रस्तुतिकरण का प्रारूप का आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध प्रबंध लेखन धैर्य के साथ करना चाहिए, शीघ्रता से बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें कई बार संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बाद में अगर संशोधन करना हो और हमने अगर अच्छे से काम नहीं किया जल्दबाजी में, तो हम समझ नहीं पाएंगे और संशोधन नहीं कर पाएंगे ठीक से। आगे देखते हैं। शोध प्रबंध को साधारणतः भूतकाल में लिखा जाता है। जो शोध प्रबंध होता है उसको भूतकाल में लिखा जाता है, ये ध्यान रख लेना। शोध प्रबंध लेखन के समय तथा टंकन में यानी कि टाइपिंग में लेखन तकनीकी का प्रयोग समुचित तरीके से करना चाहिए। शोध प्रबंध सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आभार प्रदर्शन को प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। शोध प्रबंध के मुख्य अंग में किसी विद्वान के नाम से पूर्व श्री या श्रीमती का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी शोध प्रबंध लेखन की विशेषताएं याद रख लेना। और उपर्युक्त सभी बातों को आधार बना करके शोध प्रबंध लेखन का एक प्रारूप यह भी हो सकता है। देखते हैं क्या। शोधकर्ता का नाम सबसे पहले आता है, फिर शोध कार्य का शीर्षक रखा जाता है, फिर स्थान,
फिर प्रस्तावित शोध के मुख्य उद्देश्य, प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व और प्रस्तावित शोध विषय के साहित्य का सर्वेक्षण। ठीक है, और इसके बाद प्रस्तावित शोध का अध्ययन, शोध कार्यों की संभावित अवधि, प्रस्तावित शोध कार्य हेतु उपलब्ध सुविधाएं, और फिर इसके बाद आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये जो थ्योरी क्लासेज है वो आज कंप्लीट हुई। इसके बाद हम वन लाइनर और थोड़ा सा एमसीक्यू वगैरह भी देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा हमारे भी मेहनत को सपोर्ट करना है। आप प्लीज़ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक एक दो दो बच्चों को भी सब सपोर्ट करें, मतलब शेयर करेंगे, तो मतलब सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, बल्कि एक अंदर से जो मोटिवेशन है इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है। इतनी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और मतलब मोटिवेशन और एक खुशी मिलनी चाहिए। खुशी मिलती है कि अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हाँ, बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है कंटेंट, ये अच्छा लगता है। आप बता दिया करो कमेंट में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जो बच्चे कमेंट करते हैं बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं। शायद एक दो कमेंट की वजह से ही, एक दो बच्चों की वजह से ही मैंने ये कंटिन्यू रखा है। नहीं हो सकता था मैं इसको बंद भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, अब मैं कंप्लीट करूँगी, पेपर तक करूँगी। क्योंकि उन बच्चों ने विश्वास दिखाया है अपना, तो मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा मेरी उम्मीद को सफल कीजिए और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।